First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the new topic leukocytes. Before going to start, first revise our previous class content, what we have complete previously, कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस क्लास में. दैट इज़ के जो जैसे कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनका ब्रेक डाउन होगा और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा. देन रेस्पिरेशन में पढ़ा कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, और ये फाइनली अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा इन रेस्पिरेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. देन एक एक कार्बन मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाएगा इन द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड्स, जो कि सेल में वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं. देन अब बारी आएगी कि जो भी हमने सब्सटेंसेस लिए हैं या कार्बोहाइड्रेट चाहे फैट लिया है, न्यूट्रिशन लिया है, कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने चूज़ किया है और कोई भी सब्सटेंस हमने लिया है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या प्रोटीन हो, देन ये ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे सेल तक, और सेल से जो भी इन्हें यूज़ करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और प्रोटॉन या जो भी सब्सटेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये सब्सटेंसेस नहीं भी हैं तो बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं, जो एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन्स है, जो डेक्लस हार्मोन है या सिग्नल है, ये सभी इनका भी फ्लो ब्लड के थ्रू होता है. तो और फ्लूड, बॉडी फ्लूड और सर्कुलेशन के थ्रू होता है. तो ट्रांसपोर्ट मेनली फंक्शन है इस बॉडी फ्लूड का और सर्कुलेशन का. और मेनली जो कंपोनेंट है, और जैसे कि हम हायर क्लास में मूव करते जाते हैं वैसे वैसे ये कॉम्प्लेक्स होते जाता है, फ्लूड कॉम्प्लेक्स होते जाता है. और जब प्रिमिटिव क्लास में हम या प्रिमिटिव फाइलम में देखें, जैसे स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा, इसमें पोरीफेरंस और सिलेंट्रेट्स, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू होता है. उसमें कोई बॉडी फ्लूइड में मेजर बॉडी फ्लूइड नहीं होता. यहाँ पे सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू या वाटर जहाँ पे ऑस्कुलम से वाटर एंटर करेंगे देन सर्कुलेशन होगा वाटर का, और सर्कुलेट इसी मीडियम वाटर से ही ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, इनटेक कर लिया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर में रिलीज आउट हो जाएंगे डिफरेंट सेल से. तो ये सिंपल होता है इन पोरीफेरेंस एंड सिलेंट्रेट्स जितने भी प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है. देन मूव करते हैं जैसे जैसे हम हायर फाइलम में, वैसे वैसे ये फ्लूइड जो भी फ्लूइड है सर्कुलेशन, वो मेथड और कॉम्प्लेक्स होते जाता है और मॉडिफाइड और एडवांस होते जाता है. जैसे कि इन हायर वर्टिब्रेट्स में ब्लड हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, और सिंपली व्हाट इज ब्लड. तो ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और मेनली जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ब्लड में वो दीज आर कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले मैट्रिक्स, देन प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट. देन व्हाट इज प्लाज्मा एक्चुअली कंटेंट ऑफ प्लाज्मा इज 92% 90 से 92% तक वाटर मॉलिक्यूल होते हैं. रेस्ट 6 to 8% प्रोटीन, और ये प्रोटीन मेनली 3 टाइप्स प्रोटीन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. First is fibrinogen, second is globulin, and third is albumin. Then fibrinogen function is blood clotting, and globulin function in immune response or immunoglobulin. And then albumin is a osmotic फैक्टर और ऑस्मोटिक फंक्शन ये मेनली करते हैं. देन इसके बाद जो वाटर का, इसके बाद कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो प्रोटीन्स में भी जो एक कैस्केड ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. अगर इन्हें हटा दिया जाए क्लॉटिंग फैक्टर को तो रेस्ट पार्ट प्लाज्मा को सीरम बोला जाएगा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स. देन कम टू द ब्लड के अनदर कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. नाउ जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्चुअली में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और हीमोग्लोबिन एक्चुअली में कैरी करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं. देन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो या आरबीसी हैं,
ये स्पेशलाइज्ड होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, इसलिए वहाँ पे अदर सेल ऑर्गेनेल्स है क्योंकि वो भी प्रॉपर स्पेस लेंगे और हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी में आ सके। इस वजह से जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबको हटा दिया जाता है आफ्टर, जब मैच्योर करते हैं आरबीसीज मैचुरेशन में जाते हैं, देन एक एक हीमोग्लोबिन को हटा दिया सॉरी एक एक जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, न्यूक्लियस को भी कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, रिजनरेट कर दिया जाएगा। तो जो मैच्योर आरबीसी होते हैं वहाँ पे सेल ऑर्गेनल और लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, देन या ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सके, इसलिए ये मॉडिफिकेशन होता है। देन ये जो स्ट्रक्चर है या आरबीसी का वो बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है। और देन इनकी लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 डेज लाइफ स्पैन। और आफ्टर द अपनी लाइफ कंप्लीट करने के बाद ये डिजनरेट कर जाते हैं इन स्प्लिन, ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, today's topic, that is leukocytes, blood। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ ब्लड के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा, which we have discussed in previous class, plasma and formed element। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये सभी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। नाउ ल्यूकोसाइट्स में कौन कौन से सब्सटेंस होंगे, तो ये जो मेजर फंक्शन होता है इनका इम्यून रिस्पांस में होता है। ये जनरेट करते हैं और ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पांस को ल्यूकोसाइट्स, और जितने भी एंटीजन है या पैथोजन है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने का मेन फंक्शन इनका होता है। देन यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप। These are granulocytes and agranulocytes, and agranulocytes and granulocytes में जहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। These are neutrophils, eosinophils, then basophils। Structure: neutrophils, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इओसिनोफिल्स बाई लोब्ड स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे बेसोफिल्स कैसे होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड बेसोफिल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड बेसोफिल्स। नाउ ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या कौन कौन से या डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। मोनोसाइट्स एंड देन मोनोसाइट्स से ही मैक्रोफेज का डेवलपमेंट, और जो मोनोसाइट होते हैं वही मैक्रोफेजेस का
डेवलपमेंट करते हैं। और देन यहाँ पे अनदर जो है वो लिम्फोसाइट्स, और यहाँ से मोनोसाइट से ही मैक्रोफेजेस का डेवलपमेंट होता है। मैक्रोफेजेस का डेवलपमेंट होगा जो फेगोसाइटोटिक इन नेचर होंगे। देन मोनोसाइट्स भी फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज टी सेल्स एंड बी सेल्स। जितने भी WBCs जैसे RBCs हैं, और वैसे ही WBCs का फॉर्मेशन भी बोन मैरो से होता है। तो बोन मैरो की सेल डिफ्रेंशिएट और प्रोलिफरेट करके डिफरेंट ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। न्यूट्रोफिल्स के कैरेक्टर क्या रहते हैं और एक एक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। न्यूट्रोफिल्स भी पैथोजेन किल करते हैं और सिंपली या फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। जितने भी न्यूट्रोफिल्स होंगे और मोनोसाइट्स होंगे ये फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। ये जैसे अमीबा इनगल्फ करते हैं जो भी अपने फूड हैं उनको, इसी तरह ये भी पैथोजेन को या बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और वायरसेस को इनगल्फ करते हैं, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो और मोनोसाइट्स फाइनली ये डेवलप करके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये ब्लड में मेनली, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी WBC होंगे मेनली प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे जितने। और न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, क्योंकि मोनोसाइट्स डेवलप कर जा रहे हैं मैक्रोफेजेस में और मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स में जो मेन या एक्सेस में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक्चुअली में ये स्किन के नीचे या अंडर बिलो स्किन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये मेजरली जैसे कि हमारे जो भी ट्रैकियल रीजन है यहाँ पे बीनीथ द स्किन ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। और जैसे भी बैक्टीरिया या वायरस जब एंटर करते हैं, चाहे हमारे माउथ से एंटर कर रहे हो या स्किन में कट के थ्रू एंटर कर रहे हो, तो ये स्किन के नीचे इसीलिए रहते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जैसे ही आए, जितनी भी ओपनिंग है वहाँ पे हमेशा चांसेस हो सकते हैं कि एंटर कर सके बैक्टीरिया और वायरस। तो ये वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उन्हें किल करने के लिए, तो ईजिली किल कर सकें, और इसलिए ऐसी जगह पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया और वायरस की एंट्री के लिए। ना ये जो न्यूट्रोफिल होंगे ये फेगोसाइटोटिक इन नेचर, फेगोसाइटोटिक इन नेचर होंगे। देन इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ये इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो हिस्टामिन है या जितने भी हिस्टामिन हैं और एलर्जीन्स हैं, ये इन सभी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये क्या करते हैं, एलर्जी रिस्पांस करेंगे या रेजिस्ट एंटीजन साथ में एलर्जी रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और इनका फंक्शन क्या होता है, जितने भी बेसोफिल्स होते हैं ये सिक्रीट करेंगे 3 मेनली कंपोनेंट, दैट इज हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो हिस्टामिन मेनली जो होंगे वो इम्यून रिस्पांस के लिए फंक्शनल होंगे। हिपैरिन कैसे फंक्शन करते हैं, ये हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एंटी मतलब कि जब ब्लड को जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर हमें चोट लग गई है और वो अंदर के साइड ही हमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा या ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, तो वो जनरली जब ब्लड फ्लो हमारा करता है, माइन्यूट वेसल्स एंड कैपिलरीज होंगे तो वहाँ पे वो
ईबोला भी कह सकते हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन जब होगा तो जो प्रोथ्रोम्बिन होंगे वो ब्लड में रिलीज होने के चांसेस होते हैं, और ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं कि वो कैपिलरीज ब्लॉक कर दें। अगर ब्लॉक हो जाएगा तो फिर वहाँ पर्टिकुलर जो कैपिलरीज जिस भी टिश्यू में जा रही है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स है जैसे ऑक्सीजन हुए या एनर्जेटिक सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज हुआ, ये सभी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और जो एक्सक्रीट कर रहे हैं सेल जो भी वेस्ट वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये फॉर्म ना हो, और जो इम्बोली है तो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन ना हो, थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन ना हो, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो इस वजह से यहाँ पे बेसोफिल्स में हिपैरिन रिलीज होते हैं। ये हिपैरिन एंटीकोएगुलेटिंग सब्सटेंसेस हैं, जो भी थ्रोम्बिन्स जो बन रहे हैं ब्लड में या प्रोथ्रोम्बिन्स बन रहे हैं तो ये ब्लड क्लॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। छोटे भी क्लॉट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे छोटा भी अगर ब्लड क्लॉट है, अगर वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कर जाएगा तो चांसेस है कि वो डिफरेंट कैपिलरीज, क्योंकि माइन्यूट है और थिन भी हैं, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर कैपिलरी को ब्लॉक कर सकता है, और उस कैपिलरी के ब्लॉक होने के बाद जो भी कैपिलरी उस टिश्यू में जा रहे हैं फाइनली उस टिश्यू को डिफरेंट सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे और उनका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रिलीज होगा, तो ये अफेक्ट कर देगा पूरे सेल्स को। तो ये ना होने पाए इस वजह से जो हिपैरिन होते हैं वो ब्लड में ही प्रेजेंट होंगे, ये रिलीज होंगे बेसोफिल से, ताकि जो कोएगुलेशन हुआ है ब्लड क्लॉटिंग हुई है, चाहे वो इंजरी से हुआ हो या वुंड से हुआ हो, तो ब्लड वेसल में ना हो ऐसा, क्योंकि ब्लड वेसल में फ्लो अगर हो जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा, और इसको रिड्यूस करने के लिए हिपैरिन बेसोफिल से रिलीज होंगे। और जो हिस्टामिन है ये एलर्जेटिक रिस्पॉन्स या एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जैसे भी जो या इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं सीरोटोनिन और हिस्टामिन। तो ये एक्चुअली फंक्शन कैसे करेंगे, जैसे भी हम एलर्जिक रिस्पॉन्स या जो भी पेशेंट को एलर्जी है किसी चीज़ से, या पोलन ग्रेन से हो या डस्ट पार्टिकल से हो, तब क्या होगा कि जैसे ही डस्ट पार्टिकल या हमारे थ्रोट रीजन में जाएंगे या गले के रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे इनके अगेंस्ट में एलर्जी इन्वॉल्व होगी, और हिस्टामिन रिलीज होने लग जाएंगे बेसोफिल से, और हिस्टामिन रिलीज होने से क्या होगा कि जो एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे कि पर्टिकुलर जो लाइनिंग है हमारे जो ट्रैकिया रीजन की या फेरेंक्स रीजन की, ये लाइनिंग स्वेल करने लग जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जैसे वायरस अटैक में होता है। जो सिम्टम्स होते हैं एक वायरस की डेवलपमेंट को या रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, उनके लिए वे जो फेवरेबल कंडीशन है हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसे अनफेवरेबल कर दिया जाए जिससे रिप्रोडक्शन ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो पोलन ग्रेन्स या डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे तो उसको भी हमारी बॉडी ऐसे ट्रीट करेगी जैसे वायरस या किसी पैथोजन का अटैक हुआ हो, और फाइनली जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा बॉडी टेम्परेचर, और इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और स्नीजिंग और कफिंग होने लग जाएगा। जितने भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो क्रिएट हो जाते हैं हिस्टामिन से। तो हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन सिक्रेटेड बाय बेसोफिल सेल्स। तो जो भी बेसोफिल सेल्स होते हैं heparin, second is histamine, and third is serotonin. Substances, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस ये होते हैं, या एलर्जिक सब्सटेंसेस, एलर्जी और
एलर्जिक सब्सटेंसेस ये होंगे। तो एलर्जीज इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स में मेजर जो सेल्स थे इतने ही थे। मैं अभी भी लिम्फोसाइट्स बचा हुआ है। लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं तो यहाँ पे डिस्कस मैं कर देती हूँ। लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स। जैसे आरबीसी सिंथेसाइज होते हैं सिमिलर डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस भी वैसे ही होगी। जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं, चाहे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हों, इयोसिनोफिल्स हों, बेसोफिल्स हों, तो जितने भी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो बोन मैरो से ही होगा। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन में डब्ल्यूबीसी में जितनी भी सेल्स हैं सभी का फॉर्मेशन बोन मैरो से ही होगा। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स में मेनली ये डिवाइडेड है टी सेल एंड बी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, या इसे सेल्स के बजाय टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन जैसे और ब्लड सेल्स का फॉर्म हो रहा है वैसे ये भी बोन मैरो में ही इनका फॉर्मेशन होगा। बोन मैरो में फॉर्मेशन इनका होगा, लेकिन ये मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाएंगे। तो फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा फॉर्मेशन, और जो मैच्योरिटी है मैच्योरिटी इन टेक्स प्लेस इन थाइमस में कैरिड आउट होगा। तो इसलिए थाइमस से इसे टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। तो इनके मैच्योरिटी के बेस पे इनका नाम रखा गया है लिम्फोसाइट्स का। तो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे ये मैच्योर होंगे? ये फॉर्म भी बोन में होंगे, इन बोन में फॉर्मेशन होगा बी लिम्फोसाइट्स का, और मैच्योरिटी भी इनकी बोन में ही बी लिम्फोसाइट्स की होगी। तो मैच्योरिटी और फॉर्मेशन दोनों ही बोन में होता है, बोन मैरो में होता है। तो इसलिए बी लिम्फोसाइट, देन इनका फॉर्मेशन तो बोन में होता है टी लिम्फोसाइट का, लेकिन मैच्योरिटी के लिए ये कहाँ जाएंगे? थाइमस में इनकी मैच्योरिटी होगी। ये जो भी तो थाइमस में इनकी मैच्योरिटी होती है। ऑर्गन है जो हार्ट के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। ये इम्यून जितने भी ये मेनली ये मतलब कि कैरेक्टराइज्ड है, या सिर्फ इसी के लिए टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरिटी के लिए ये ऑर्गन होता है, और फंक्शन इनका मेन ये टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरिटी करना होता है। तो यहाँ पे थाइमस के नाम पर इनका नाम टी लिम्फोसाइट रख दिया गया है। और टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में क्या डिफरेंस है? ये मेनली ह्यूमोरल और इम्यूनिटी के बेस पे है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तब जैसे कि जब पैथोजन का अटैक हो और वहाँ पे सेल जाए फाइट करने के लिए, तो ऐसे में उन्हें क्या बोला जाएगा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी उन्हें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाएगा, क्योंकि सेल जा रहे हैं फाइट करने के लिए। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी कब बोला जाएगा? जब एंटीबॉडीज जाएंगे फाइट करने के लिए।
फाइनली जब एंटीबॉडीज जाएंगे और उनका क्लस्टर या कोएगुलेट कर देंगे या प्रेसिपिटेट बना देंगे जितने भी वायरसेस हैं, तो उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोला जाएगा। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप सेल प्रेजेंट होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल और टी सी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी हेल्पर सेल। यहाँ पे टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। नाउ बी लिम्फोसाइट्स में, बी लिम्फोसाइट्स कैसी होंगी, सिंगल टाइप, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा जो सेल्स होंगी, इन्हें प्लाज्मा सेल्स ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा सेल्स, जहाँ पे जो न्यूक्लियस से जो जीन आएंगे, देन यहाँ पे जीन से ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन और फाइनली प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो प्रोटीन कैसी हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन फाइनली होता है इस सेल से, प्लाज्मा सेल से। तो ये रिलीज करेंगे एंटीबॉडीज, का फॉर्मेशन करेंगे। और साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटो से नाम से ही पता चल रहा है, साइटोटॉक्सिक मतलब सेल में टॉक्सिक, ये टॉक्सिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया या वायरस हैं ये क्या करेंगे, वहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे और सेल प्रोलिफरेशन या प्रोलिफरेशन नहीं, सेल का पोरफायरेशन हो जाएगा, जहाँ पे पोर्स का फॉर्मेशन होता है सेल वॉल पे पोर्स के फॉर्मेशन से, या सेल के जब पोर फॉर्मेशन होगा, जब टॉक्सिन्स अंदर चले जाएंगे तो पूरा जो सेल है वो डीजनरेट कर जाएगा। तो और सेल डाइजेस्ट करते हैं ये, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी हेल्पर सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे और टी एस सेल इनडायरेक्टली ये प्लाज्मा सेल्स को इम्यून जनरेट करने के लिए ट्रिगर करेंगे। ये हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है टी हेल्पर सेल, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल्स को हेल्प करते हैं टू जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज जनरेशन के लिए इन्हें हेल्प करते हैं जितने भी प्लाज्मा सेल्स हैं। और फाइनली यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, यहाँ पे टी मेजर जो फॉर्म होते हैं वो 2 होते हैं, टी सेल्स और टी, इसलिए ये जब ये सेल मीडिएटेड मतलब कि ये एंटीबॉडीज नहीं बना रहे हैं, सिर्फ बी या तो बी सेल को ट्रिगर कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करें, या तो डायरेक्ट जो सेल्स हैं जितने भी पैथोजेन हैं उनकी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए इन्हें सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। जो फंक्शन है इनका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जितने भी प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज ये क्या करेंगे, एक प्रेसिपिटेट जितने भी वायरसेस हैं अपने आर्म्स के थ्रू यहाँ पे वायरस को ये वायरस को अपने आर्म के थ्रू एक क्लस्टर बनाते हैं और कई सारे वायरस को अपने आर्म के थ्रू उसके एपिटोप से पकड़ ले मतलब कैच करते हैं और यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेनली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई सेल नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, सेल सिर्फ ट्रिगर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिगर कर रहे हैं, टी हेल्पर सेल ट्रिगर कर रहे हैं प्लाज्मा सेल्स को और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडी। और सिर्फ एंटीबॉडीज क्लस्टर बनाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं
और प्रेसिपिटेट वायरसेस के और पैथोजन के बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए जो इम्यून जनरेट होता है यहाँ पे वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होता है। अब इस नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हो चुका है। अब WBC कंप्लीट हो गया। WBC में कौन कौन सी सेल्स हैं? WBC में मेन टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज ग्रेन्युलोसाइट, सेकेंड इज ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, देन न्यूट्रोफिल्स, और फिर ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स में एंड लिम्फोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये मैक्रोफेजेस का मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन करते हैं और डेवलप करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स को, और फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। और लिम्फोसाइट ये इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट कर रहे हैं? टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के साथ। टी लिम्फोसाइट्स में कौन कौन सी सेल्स होते हैं? टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। टी हेल्पर सेल सिंपली ये ट्रिगर करेगा प्लाज्मा सेल्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। नाउ टी साइटोटॉक्सिक टी सेल दे जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स through toxic formation, which is cytotoxins which form pores on the pathogens and finally degenerate or digest the pathogen. Now B lymphocytes में ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं। प्लाज्मा सेल्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जो प्रोटीन क्या है? एंटीबॉडीज हैं। ये आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। जहाँ से सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे पैथोजन का अटैक हुआ, ये वहाँ पे अपने एंटीबॉडीज भेज देंगे सिंथेसाइज करके। अब जब ये एंटीबॉडीज के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और अगर सेल के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें सेल्स डिफरेंट सेल्स हो सकते, मैक्रोफेजेस भी इसमें आते हैं, अदर मैक्रोफेजेस, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स में है क्योंकि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट इज थ्रोम्बोसाइट ऑफ प्लेटलेट्स। In next class